सबसे पहले हम बात करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या कहती है? देखो, इमेजिन करो कि आपके पास में पैसा है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि आप मार्केट जाओ और मार्केट से जाके आप गोल्ड खरीद लो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो इसमें थोड़ा सा रिस्क आपके लिए भी होता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम सरकार को भी हो सकता है। आपके लिए रिस्क क्या होता है? एक तो प्योरिटी का रिस्क होता है कि जो प्योरिटी स्टैंडर्ड है गोल्ड का वो ठीक है या नहीं है, वो रिस्क थोड़ा सा रहता ही है। दूसरा सेफ्टी का इश्यू रहता है, और अगर आप इस गोल्ड को सेफ रखने के लिए बैंक में लॉकर लेते हो तो आपको लॉकर चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे रिस्क आपके सामने रहते हैं जब आप फिजिकल गोल्ड को खरीदते हो। और थोड़ी सी प्रॉब्लम सरकार को भी हो सकती है। सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर एक लिमिट से ज़्यादा लोग गोल्ड की डिमांड करेंगे मार्केट में तो सरकार को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब सरकार इंपोर्ट करेगी गोल्ड को तो अल्टीमेटली सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब आप फिजिकल गोल्ड को खरीदते हो मार्केट से तो उसमें थोड़ा सा रिस्क आपके लिए होता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम सरकार को भी हो सकता है। इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, मोटा मोटा अगर इसको समझें। देखो, मान लेते हैं कि आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप मार्केट जाओ और मार्केट जाके फिजिकल गोल्ड को खरीद लो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो हमने देख ली। एक दूसरा तरीका क्या है कि सरकार जो है वो एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू कर रही है, बेसिकली एक पन्ने को इश्यू कर रही है, और ये जो पन्ना है इसको डिनोमिनेट किया गया है गोल्ड के फॉर्म में। गोल्ड के डिनोमिनेशन में इसको तैयार किया गया है। इस पन्ने पे लिखा हुआ है कि भैया 10 ग्राम गोल्ड इस आदमी ने हमसे खरीदा है, गोल्ड का बॉन्ड इस आदमी ने हमसे खरीदा है। और ये जो बॉन्ड होगा इसकी प्राइस कितनी होगी? सेम उतनी ही प्राइस होगी जितनी मार्केट में उस टाइम पे गोल्ड की प्राइस चल रही है। और इस गोल्ड का एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा। मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद जब आप इस बॉन्ड को वापस करने के लिए जाओगे तो आपको सेम उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस टाइम पे मार्केट में गोल्ड की प्राइस होगी, प्लस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। समझो इस चीज को कि आज आप इसको खरीदने के लिए गए और मान लेते हैं आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड की जो कॉस्ट है मार्केट में, मार्केट प्राइस है वो है 50,000 रुपए। कितनी है? 50,000 रुपए। तो ये बॉन्ड आपको कितने में मिल जाएगा? 50,000 रुपए में मिल जाएगा। और आज से मान लेते हैं 10 साल के बाद जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हुई और आप इसको वापस करने के लिए गए, तब मान लेते हैं कि गोल्ड की जो मार्केट प्राइस है वो है 1.5 लाख रुपए। तो सरकार आपको 1.5 लाख रुपए देगी, प्लस इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी देगी। मतलब आपको कोई घाटा नहीं है। जैसे आप फिजिकल गोल्ड को होल्ड कर रहे थे वैसे ही अब फिजिकल गोल्ड की जगह पे आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर रहे हो। प्राइस आपको सेम मिल रही है, खरीदने वाली भी प्राइस सेम है जो उस टाइम पे गोल्ड की मार्केट प्राइस है, और जब आप वापस करने जाओगे तो भी आपको वही प्राइस मिल रही है जो उस टाइम पे गोल्ड की मार्केट प्राइस है, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। मतलब आपको फायदा है। आपको फायदा बहुत सारा क्या है कि एक तो आपको गोल्ड को होल्ड नहीं करना है फिजिकली, उसका सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना है, आपको उतनी सारी प्रॉब्लम्स लेने की जरूरत नहीं है, प्योरिटी का ध्यान नहीं रखना है। और सरकार का फायदा क्या है कि सरकार को गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो सरकार और खरीदने वाले दोनों को ही फायदा होता है इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फंक्शन करता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, वो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लाया गया एज सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू कौन करता है? आरबीआई इश्यू करता है, लेकिन आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको इश्यू करता है। इसका डिनोमिनेशन होता है ग्राम्स ऑफ गोल्ड में। गोल्ड के डिनोमिनेशन में इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू किया जाता है। कहां से आप इस एसजीबी को खरीद सकते हो? बैंक से खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, इनफैक्ट सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये ट्रेड करता है तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। और क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफरेबल भी है। मतलब आपने आज इसको खरीदा
और मान लेते हैं कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी है 8 साल। कितनी मैच्योरिटी है? 8 साल मैच्योरिटी है। लेकिन बीच में 3 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस बॉन्ड को किसी दूसरे इंसान को दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो। मतलब जैसे गोल्ड के केस में आप कर सकते हो कि भाई गोल्ड को लेके जाओ किसी इंसान के पास में, गोल्ड को कोलेट्रल के तौर पे रखो और उससे बदले में पैसा ले लो, वैसे ही आप इस बॉन्ड को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है इसका टेन्योर होता है 8 साल। मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है? 8 साल होता है। लेकिन इसको पहले भी रिडीम किया जा सकता है। 5 साल के बाद अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप अर्ली रिडेम्पशन भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो कितना है? 8 साल का है। अर्ली रिडेम्पशन कब किया जा सकता है? 5 साल के बाद कभी भी किया जा सकता है। बॉन्ड की प्राइस कितनी होगी? बॉन्ड की प्राइस बड़ा सिंपल, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी, मतलब 99.99% प्योरिटी वाले गोल्ड की एवरेज प्राइस कितनी रही मार्केट में फॉर द लास्ट 3 बिजनेस डेज। लास्ट 3 बिजनेस डेज में कितनी प्राइस रही 99.99% प्योरिटी वाले गोल्ड की इन दी मार्केट, उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो भी उसका एवरेज आएगा वो होगी बॉन्ड की प्राइस। और ये जो पर डे की प्राइस है गोल्ड की, वो कौन सी वाली ली जाती है? वो वाली ली जाती है जो कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पब्लिश करती है। मतलब प्योरिटी का भी आपको कोई झंझट नहीं है, प्राइस का भी आपको कोई झंझट नहीं है, सेम वही प्राइस आपको मिल रहा है जो मार्केट में प्राइस है। और प्योरिटी का कोई झंझट है ही नहीं, बिकॉज 99.99% प्योरिटी वाला जो गोल्ड है उसके प्राइसेस को लिया जा रहा है बॉन्ड के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। और जब आप इसको वापस करने के लिए जाओगे, जब आप इस बॉन्ड को रिडीम करने के लिए जाओगे मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद में, तो उस टाइम पे मार्केट में गोल्ड के जो भी प्रिवेलिंग प्राइसेस होंगे सेम इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे कि 3 दिन का एवरेज लिया जाएगा 99.99% प्योरिटी ऑफ गोल्ड वाली प्राइसेस का, और जो प्राइसेस होंगे वो प्रिवेलिंग प्राइसेस आपको पे कर दिए जाएंगे, प्लस आपको एक इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। लगभग 2.75% जो है शायद वो इंटरेस्ट रेट है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। मतलब आपको कोई घाटा नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल रहा है और प्लस उस टाइम पे जब आप वापस करने गए हो तब गोल्ड के जो भी मार्केट प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पे आपको ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मतलब आपको कोई भी घाटा नहीं है। अगर किसी को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो वो उसको कैश के थ्रू खरीद सकता है, लेकिन कैश के थ्रू सिर्फ 20,000 रुपए तक का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है। इससे ज्यादा का खरीदना है तो चेक के थ्रू खरीदा जा सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू खरीदा जा सकता है। ये जो बॉन्ड इशू किया जाता है इसका सबसे छोटा डिनोमिनेशन है 1 ग्राम। 1 ग्राम के गोल्ड के डिनोमिनेशन में सबसे छोटे लेवल पे शुरू किया जाता है इसको, और फिर इसके मल्टीपल्स में इसको इशू किया जाता है। कौन खरीद सकता है? कोई भी इंडियन रेजिडेंट, कोई इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई ट्रस्ट, कोई यूनिवर्सिटी, या दूसरे तरीके से कहें तो जो एनआरआईज होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंट इंडियन एंटिटी या इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 1 साल में ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई इंडिविजुअल कितना कर सकता है? 4 किलो गोल्ड जितना। मतलब 1 साल में कोई इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत 4 किलो गोल्ड जितने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट कितना है कि कम से कम इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आपको कितना खरीदना पड़ेगा? 1 ग्राम गोल्ड जितना डिनोमिनेशन वाला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा। जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं उनको फिक्स कौन करता है? आरबीआई फिक्स करता है। देखो, आरबीआई फिक्स करता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। प्राइसेस वही हैं, 3 दिन का एवरेज लिया जाएगा, लेकिन हाँ, उनको पब्लिश अल्टीमेटली कौन कर रहा है? आरबीआई पब्लिश कर रहा है। आरबीआई बता रहा है कि आज की डेट में ये जो गोल्ड है, जो गोल्ड बॉन्ड है, उसकी प्राइस इतनी है, उसका इश्यू प्राइस इतना है। तो उस सेंस में आरबीआई फिक्स करता है बॉन्ड की प्राइस को। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझना सिर्फ इतना है कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप फिजिकल गोल्ड को खरीद लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस फिजिकल गोल्ड की जगह पे उतने ही डिनोमिनेशन का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। प्राइस आपको सेम मिलेगा जो मार्केट प्राइस चल रहा है गोल्ड का, और जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा होगा तब आपको वो प्राइस दिया जाएगा, वो पैसा वापस किया जाएगा जो उस टाइम पे मार्केट में गोल्ड का प्राइस होगा, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा। मतलब आपको कोई घाटा नहीं है। डिटेल्स है, डिटेल्स आपको याद रखनी है। फंक्शन कैसे कर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्स क्या है? इसको इश्यू करता है आरबीआई। कौन इश्यू करता है? आरबीआई इश्यू करता है। लेकिन आरबीआई
इसको इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये भी एक फायदे की चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, तभी तो सोवरिन लगा हुआ है आगे। और अगर सरकार इसको बैक कर रही है तो इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सरकार तो आपका पैसा वापस करेगी ही करेगी जब आप इस बॉन्ड को लेके जाओगे वापस करने के लिए, तो कोई भी रिस्क नहीं है। किस में डिनोमिनेटेड है? ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड है। कहां से खरीद सकते हो आप? बैंक से खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसका टेन्योर कितना होता है? 8 साल होता है, लेकिन पहले भी इसको रिडीम किया जा सकता है 5 साल के बाद में। बॉन्ड प्राइस कितना होगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है, 999 प्योरिटी वाले गोल्ड की पिछले 3 दिन में मार्केट में क्या प्राइसेस रही उनका एवरेज लिया जाएगा और जो भी एवरेज आएगा वो बॉन्ड का प्राइस होगा। रिडीम जब आप करने जाओगे, वापस जब आप करने जाओगे, तो उस टाइम पे गोल्ड की जो भी मार्केट प्राइसेस होंगी वो आपको दी जाएंगी, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और ये जो प्रिवेलिंग प्राइसेस रिडीम करने के टाइम पे उनको भी निकालने का सेम ही तरीका है कि भैया 3 बिजनेस डेज में 999 प्योरिटी वाले गोल्ड की मार्केट प्राइसेस का एवरेज कितना निकल रहा है वो आपको दे दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? कैश के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए तक। चेक के थ्रू कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। बॉन्ड का जो डिनोमिनेशन का सबसे छोटा यूनिट है वो कितना है? 1 ग्राम। इसके बाद इसके मल्टीपल्स में इश्यू किया जा सकता है। कोई भी रेजिडेंट इंडियन या एंटिटी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 साल में कितना कर सकते हो? 4 किलो गोल्ड जितना कर सकते हो। लेकिन मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट कितना है कि अगर सबसे कम आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 1 ग्राम गोल्ड के डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई इसके प्राइजेस को फिक्स करता है। प्राइजेस को फिक्स करता है उसका मतलब क्या है वो अपन ने देख लिया कि प्राइजेस तो वही हैं जो 3 बिजनेस डेज का एवरेज प्राइस है, लेकिन उसको पब्लिश कौन करता है? आरबीआई पब्लिश करता है। अच्छा, ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो सरकार इसको बैक करती है तो सिक्योर है, कोई खतरा नहीं है, सरकार की बैकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको इश्यू कर रहा है तो सरकार बैक कर रही है। दूसरा, फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने के बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे सेफ कीपिंग अपने आप में प्रॉब्लम है, लॉकर के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, प्योरिटी इश्यूज वगैरह आपके दिमाग में सवाल रहता ही है, तो ये सारे रिस्क हैं। और अगर आप देखो तो ये जो बॉन्ड है इस पे आपको प्राइस सेम वही मिल रहा है जो फिजिकल गोल्ड पे आपको मिलता, तो ये इतना रिस्क क्यों लेना? फिर इसके अलावा और क्या फायदे हैं कि जब इस बॉन्ड पे आप इंटरेस्ट जो मिलने वाला है आपको, जो भी 2.5 या 2.75% का इंटरेस्ट है, वो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन जो कैपिटल गेन होगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको समझो, मान लो आपने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा था, मतलब गोल्ड नहीं, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदा था 100 रुपए का, और आप जब इसको रिडीम करने के लिए गए आज से 8 साल के बाद में, तब मान लेते हैं कि इसका प्राइस हो गया 1000, मतलब जो गोल्ड का प्राइस था मार्केट में वो था 1000, तो आपको मिले 1000 रुपए। 1000 रुपए मिले आपको, प्लस मान लेते हैं ऐसे ही बिना कैलकुलेशन किए कि आपको 50 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे भी मिले। ये जो 50 रुपए इंटरेस्ट वाले थे इन पे तो आपका टैक्स लगेगा, लेकिन ये जो 900 रुपए का आपको फायदा हुआ, आपको कैपिटल गेन हुआ, इस 900 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी एक फायदा है। अच्छा, ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसको कोलेट्रल के तौर पे यूज किया जा सकता है। आपको किसी बैंक से लोन लेना है, आपको किसी एनबीएफसी से पैसा उठाना है, तो आप इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को कोलेट्रल के तौर पे यूज कर सकते हो। सेम वही जैसे फिजिकल गोल्ड को गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हो, वैसे ही आप इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को कोलेट्रल के तौर पे रख के, गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हो, एनबीएफसी से पैसा उठा सकते हो। मतलब सारे फंक्शन सेम वही हैं जो कि फिजिकल गोल्ड वाले हैं, लेकिन हाँ एक्चुअल में आपके पास में फिजिकल गोल्ड नहीं है, आपके पास में एक पन्ना है, आपके पास में एक बॉन्ड है। अच्छा, इसमें रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है कैपिटल लॉस का, कि अगर गोल्ड के प्राइजेस ही मार्केट में गिर जाएं तो आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो भी गिर जाएगा, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। भाई 8 साल का मैच्योरिटी टाइम पीरियड है। अब इमेजिन करो कि आज की डेट में जब आपने इस गोल्ड बॉन्ड को खरीदा तब गोल्ड के प्राइसेस थे 5000 रुपए पर ग्राम, और 8 साल जब पूरे हुए, जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हुई, तब अगर मान लेते हैं कि मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस, 1 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस हो गए 3000 रुपए, तो अब तो आपको सीधे सीधे घाटा हो जाएगा। अगर इस बॉन्ड की जगह पे आपके पास में फिजिकल गोल्ड होता
तो फिर आपके पास में ऑप्शन होता कि आप इसको आज रिडीम मत करवाओ, रखो और लंबे टाइम तक। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड है तो मैच्योरिटी पे इसको रिडीम करवाना पड़ेगा, और अगर उस टाइम पे जो एक्चुअल प्राइसेस हैं गोल्ड के वो ही नीचे आ गए हैं तो आपको कैपिटल लॉस हो सकता है। लेकिन ये बड़ा रेयर फिनोमिना है, बिकॉज गोल्ड के बारे में आपको समझ में आता ही है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही हैं, लॉन्गर रन में घटते नहीं हैं। तो ये जो रिस्क है ये बहुत हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा रिस्क है। अच्छा, अभी ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ये खबर आ रही है कि सरकार इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को डिसकंटिन्यू कर सकती है। सरकार इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर रही है? बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्कीम को चलाने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, वो कॉस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर सकती है। इनफैक्ट इस साल सरकार ने इस स्कीम का जो इश्यू है उसको भी जारी नहीं किया है। तो इसीलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर सकती है। अगर बाई चांस कभी कोई रीज़न पूछ ले तो रीज़न ये बताया जा रहा है कि इस स्कीम को सस्टेन करने की, चलाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है सरकार के ऊपर, उसका बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करने की बात कर रही है या सोच रही है। अच्छा, ये बात हो गई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। इसके अलावा 2-3 बॉन्ड्स और हैं। एक होता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि ग्रीन बॉन्ड एक ऐसी डेट सिक्योरिटी है जिसके थ्रू एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए और क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए फंड रेज किया जाता है। एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए जो भी फंड रेज किया जाता है, जिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उस फंड को रेज किया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड। और जब इस ग्रीन बॉन्ड को सरकार बैक करती है तो उसे कह दिया जाता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। पहला ग्रीन बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने इश्यू किया, कब किया? 2008 में इश्यू किया। इंडिया में अभी रिसेंटली एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया है, तो इंडिया में भी इसको इशू किया जा रहा है। सबसे पहली बार ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया था? वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था। कब किया था? 2008 में किया था। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? नाम से क्लियर है, ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज को बेहतर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंड्स को रेज किया जाता है। फिर एक है सोवरेन ब्लू बॉन्ड। सोवरेन ब्लू बॉन्ड क्या है? ये हमारा जितना भी मराइन इकोसिस्टम है, जितना भी फिशरीज वगैरह से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बचाने के लिए, इस मराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मराइन इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जब फंड्स रेज किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है ब्लू बॉन्ड। और जब इनको सरकार बैक करती है तो कह दिया जाएगा सोवरेन ब्लू बॉन्ड। रिपब्लिक ऑफ सीशेल्स, ये एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, इसने सबसे पहला सोवरेन ब्लू बॉन्ड इशू किया और इस कंट्री को सपोर्ट किया वर्ल्ड बैंक ने। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लू बॉन्ड क्या होता है? मराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जब फंड रेज किया जाता है तो उसे कहा जाता है सोवरेन ब्लू बॉन्ड। रिपब्लिक ऑफ सीशेल्स दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने सोवरेन ब्लू बॉन्ड को इशू किया। फिर एक टर्म है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द इक्विटी शेयर्स एट द फ्यूचर डेट। बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स जिनको इक्विटी शेयर्स में, जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको कहा जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और इसके साथ बॉन्ड्स की पूरी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इसमें ये दो छोटे छोटे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड और सोवरेन ब्लू बॉन्ड, और दोनों ही नाम से क्लियर हैं। और ये जो स्कीम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में रही है, तो इसका भी जो फैक्ट है, जो भी डेटा है, उसको थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू वेरियस इन्वेस्टर्स से, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसे को कलेक्ट किया जाता है, पैसे को पूल किया जाता है। और जब पैसे को पूल कर लिया जाता है तो इस म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल एसेट्स में। जैसे इस पैसे के थ्रू बॉन्ड्स को खरीदा जाएगा, स्टॉक्स को खरीदा जाएगा, और ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आता होगा, लेकिन इसके पीछे आइडिया क्या है वो समझते हैं। देखो, मुझे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या आपको किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं।
एक तो हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हमें जानकारी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट की, हमें नहीं पता कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कैसे फ्लक्चुएट करता है, कब इसमें मुनाफा हो सकता है, कब इसमें घाटा हो सकता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बहुत लंबा चौड़ा रिस्क ले रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई इतने करोड़पति लोग नहीं हैं कि एक बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें। हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी भी डूब गई, घाटे में चले गए हम, तब तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो भी एक रिस्क है। तीसरा, आपने आमतौर पे सुना होगा जब भी लोग बॉन्ड्स की, शेयर्स की, स्टॉक्स की बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि भैया अलग अलग जगह पे पैसे को डालो, इन्वेस्ट करो, ताकि अगर कोई एक चीज डूब भी जाए तो बाकी दूसरी चीज पे आप सस्टेन कर सको। लेकिन हमारे पास उतना पैसा थोड़ी है कि हम इतना ज्यादा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लें, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं किसी इंडिविजुअल के सामने अगर वो बॉन्ड्स में, शेयर्स वगैरह में, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सॉल्यूशन के तौर पे लाए गए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं कि जितने भी छोटे छोटे आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा और उस पैसे को पूल किया जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। ये जो पैसा इकट्ठा हो गया, इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, इस पैसे को कैसे मैनेज करना है, इस पैसे से किन फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदना है, वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल मैनेजर्स। अब इसमें दो तीन फायदे हो जाते हैं। एक फायदा तो क्या हो गया कि हमें तो जानकारी नहीं थी फाइनेंशियल मार्केट की, लेकिन यहां पे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं तो उनको जानकारी है कि कहां इन्वेस्ट करने पे कितना फायदा हो सकता है, कहां इन्वेस्ट करने पे घाटा हो सकता है, तो प्रोफेशनल मैनेजर्स मिल गए। दूसरा, हमारे पास में लिमिटेड फंड था, बट अब क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, उन सबका थोड़ा थोड़ा पैसा आके यहां पे एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बन गया, एक लंबा चौड़ा पूल ऑफ मनी बन गया, तो हम बड़ी चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के पैसे को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, और फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी इनकम होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन्वेस्टर्स के बीच में। जिन लोगों का पैसा है उन लोगों के बीच में इनकम को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हाँ, जो म्यूचुअल फंड को चलाने की मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं उनको काटने के बाद। भाई ये जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं इनकी भी तो कोई फीस होगी, ये जो पूरा म्यूचुअल फंड के नाम पे कंपनी चल रही है उसको मैनेज करने के भी तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे। उन एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो भी प्रॉफिट के तौर पे पैसा बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक नेट एसेट वैल्यू भी होती है। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? करंट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड है इसका पैसा मान लेते हैं 10 स्टॉक्स में या 10 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया, 10 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया गया। उन 10 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किए गए पैसे की कोई मार्केट वैल्यू होगी आज की डेट में, बॉन्ड की, उस स्टॉक की, उस शेयर की। उस प्राइस को ले लो, उस प्राइस से आपको पता चल जाएगा कि आपके म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू कितनी है, और उसमें से ये जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दो तो आपको मिल जाती है नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। बहुत सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को एक जगह पर पूल किया जाता है, और फिर उस पैसे को अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये पूल किए गए पैसे का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो किया जाता है प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा। अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनके कई सारे टाइप्स हैं। जैसे एक होते हैं इक्विटी फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के कई सारे टाइप्स हैं। एक होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनीज के शेयर्स में, कंपनीज के इक्विटीज में। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका पूरा का पूरा पैसा कंपनीज के शेयर्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है उन्हें बुलाया जाता है इक्विटी फंड्स। फिर दूसरे होते हैं डेट और फिक्स्ड इनकम फंड्स। डेट और फिक्स्ड इनकम फंड्स जो हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनीज के शेयर्स में और इक्विटीज में जब म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पूरा पूरा पैसा, तो उसे कहा जाता है इक्विटी फंड।
सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में जब म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है डेट या फिर फिक्स्ड इनकम फंड। एक होता है हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड। हाइब्रिड नाम से क्लियर है, ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पैसा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है। फिर एक होता है मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड। मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड का मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पैसा ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जो शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, 1 साल से कम वाली ट्रेजरी बिल्स, उनमें जिस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है मनी मार्केट फंड या शॉर्ट टर्म फंड। एक होता है इंटरनेशनल फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पैसा इंटरनेशनल मार्केट्स के शेयर्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और एक है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसको थोड़ा सा ध्यान से, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ये इंडिया में यूनिक है। ये जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम होती है, इसका जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटीज में। और फर्क क्या है कि ये जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट 1961। देखो, यूजुअली शेयर्स और इक्विटीज में म्यूचुअल फंड्स का जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे बुलाया जाता है इक्विटी फंड। लेकिन जब इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फायदा क्या हो जाता है? उनको फायदा ये हो जाता है कि 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, उनको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट 1961। बहुत सिंपल। म्यूचुअल फंड क्या होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं? एक तो प्रोफेशनल्स इसको मैनेज करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे। प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं तो उनको बेटर नॉलेज होती है इन्वेस्टमेंट की, उनको पता होता है कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा, इट इज़ अ पूल। पूल है तो आपके ऊपर एक लो कॉस्ट पड़ती है। आपको एक साथ अपना बहुत सारा पैसा नहीं देना है। पूल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो आपके लिए थोड़ी कम पड़ती है। ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन। अब क्योंकि पूल करके पैसा इकट्ठा किया गया है तो जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो अब आप इसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, आप अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हो। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब इनको बहुत इजीली बेचा जा सकता है, इनको बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होता है कि अगर ये प्रोफेशनल्स गलती कर दें, अगर ये प्रोफेशनल्स किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जहां से मुनाफा नहीं आया तो पैसा डूबता भी खूब है इनमें। इन्हीं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग अ म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने की, मैनेज करने की जो टोटल कॉस्ट होती है उसे कहा जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो होपफुली आपको समझ में आता होगा, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। हाँ, इक्विटी फंड्स हैं, डेट और फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। और म्यूचुअल फंड्स को भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, बिकॉज मेंस में कहीं कोई क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। अगर आ गया कैपिटल मार्केट के ऊपर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस सेशन को आराम से देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ईजी सेशन है, बेहद ईजी सेशन है। थैंक यू वेरी मच।